हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीके जीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, हम आपको करवा रहे हैं रेलवे प्रीवियस ईयर साइंस के बेहतरीन क्वेश्चन जो कि आने वाले रेलवे एग्जाम में आपको डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री के शानदार क्वेश्चन जो कि आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, इसकी पीडीएफ फाइल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के फलस्वरूप खालिस्तान की खोज हुई थी। ऑप्शन नंबर ए है इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी परमाणु नाभिक, ऑप्शन नंबर डी है प्रोटॉन। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी परमाणु नाभिक। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के फलस्वरूप परमाणु के नाभिक की खोज हुई थी। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण खालिस्तान पर प्रक्षेपित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है स्वर्ण, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी टाइटेनियम, ऑप्शन नंबर डी है एल्युमिनियम। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण को स्वर्ण पर प्रक्षेपित किया गया था। अब बात कर ले परमाणु मॉडल की दोस्तों, तो सन 1911 में रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग किया जो कि किसी परमाणु में केंद्रक नाभिक की खोज के लिए उत्तरदायी था। इस प्रयोग में उन्होंने सोने स्वर्ण धातु की पतली पन्नी पर अल्फा कणों को प्रक्षेपित किया। इस पर उन्होंने क्या पाया कि कुछ अल्फा कण जो थे वह स्वर्ण धातु की पन्नी के पार चले जाते हैं और कुछ कण परमाणु के नाभिक से टकराकर वापस उसी दिशा में चले जाते हैं। इसी से परमाणु में नाभिक का पता चलता है। इन्होंने ये बताया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एन कोश में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ऑप्शन नंबर ए है 18, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन नंबर डी है 8। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 32। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बारे में, कोषों के बारे में। तो दोस्तों, मुख्य क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन की कक्षा संख्या या कोष संख्या व्यक्त करती है। कौन सी? मुख्य क्वांटम संख्या। सोमरफील्ड मॉडल के अनुसार एन का कोई पूर्णांक मान 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो सकता है। जैसे कि आगे हम देखें, n बराबर 1 को इलेक्ट्रॉन की पहली कक्षा या k कोष कहा जाता है। n बराबर 2 को द्वितीय कक्षा या l कोष कहा जाता है। n बराबर 3 को तृतीय कक्षा या m कोष कहते हैं और n बराबर 4 को चतुर्थ कक्षा को या n कोष कहते हैं। अब n का मान इलेक्ट्रॉन की कक्षा का आकार तथा उस कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताता है। अतः n कोष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस सूत्र से निकाली जाती है? ये निकाला जाता है दोस्तों 2n स्क्वायर के द्वारा। किसके द्वारा? 2n स्क्वायर के द्वारा। दोस्तों, हमको पता है n कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं। तो n की जगह पे हम रखेंगे 4। 2 4 का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर दोस्तों होता है 16। तो 2 × 16 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 32। तो n कोष में समायोजित हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो ये होगी दोस्तों 32। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को खालिस्तान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए संयोजक परमाणु, ऑप्शन बी संयोजक इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी संयोजक प्रोटॉन या ऑप्शन नंबर डी है संयोजक क्रमांक। तो दोस्तों, बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजक इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जो दोस्तों इलेक्ट्रॉन होते हैं ये नाभिक के चारों ओर भिन्न भिन्न कक्षाओं में घूमते हैं। परमाणु के अंतिम कक्षा या सबसे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक तत्व के समस्थानिक आइसोटोप की द्रव्यमान संख्या 298 है। यदि इसके नाभिक में 188 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या क्या है? अब देख लेते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर क्या होता है? तत्व के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बराबर तत्व की कक्षा में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये क्या होता है? तत्व का परमाणु क्रमांक होता है। उसी प्रकार तत्व की द्रव्यमान संख्या की बात करें तो क्या होता है?
तत्व के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या प्लस तत्व के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या। अब यहाँ पर दोस्तों हमको समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या कितनी दी है, 298 दी हुई है। ये जो द्रव्यमान संख्या है ये कितनी दी है हमारे पास में, 298 दी हुई है, ठीक है। और नाभिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी दी है हमारे पास में, ये दी है दोस्तों 188, ठीक है। हमको पूछा है तत्व के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या। अब प्रोटॉनों की संख्या जब हमको निकालना होगा तो ये द्रव्यमान संख्या इधर आएगी और ये जाएगा तत्व के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या इधर। तो जब ये जाएगा तो तत्व के नाभिक में प्रोटॉनों की कुल संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 298 में से 188 हम घटा देंगे, 110 आंसर आएगा। और ये 110 क्या है, प्रोटॉनों की संख्या है। इसीलिए तत्व के समस्थानिक की परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक भी कितना होगा, 110 होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 110 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 110 नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन, डी इज द करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ही तत्व के समस्थानिकों में होते हैं। ऑप्शन नंबर ए न्यूट्रॉनों की संख्या समान, ऑप्शन बी समान परमाणु द्रव्यमान, ऑप्शन सी समान प्रोटॉन संख्या, या ऑप्शन नंबर डी भिन्न परमाणु संख्या। तो दोस्तों एक ही तत्व के समस्थानिकों में समान प्रोटॉन संख्या होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समान द्रव्यमान संख्या लेकिन विभिन्न परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है आइसोटॉप, ऑप्शन बी आइसोटोन, ऑप्शन सी न्यूक्लियॉन, या ऑप्शन नंबर डी आइसोबार। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आइसोबार। आइसोबार में द्रव्यमान संख्या और विभिन्न परमाणु क्रमांक वाले परमाणु के रूप में जाना जाता है आइसोबार को। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा नियम यह बताता है कि गैस का आयतन गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर ए है बॉयल का नियम, ऑप्शन बी गे-लुसाक का नियम, ऑप्शन सी चार्ल्स का नियम, या ऑप्शन नंबर डी आवोगाद्रो का नियम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बॉयल का नियम। यह नियम बताता है हमें कि गैस का आयतन जो है गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है दोस्तों, बॉयल के नियम की बात करें दोस्तों तो बॉयल के नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर किसी गैस का आयतन जो है गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडियो सक्रियता या रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए है मैक्स प्लैंक, ऑप्शन बी जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, ऑप्शन सी हेनरी बेकुरल, और ऑप्शन नंबर डी है हेनरिच हर्ट्ज। तो दोस्तों रेडियो सक्रियता या रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार जो है ये किया था हेनरी बेकुरल ने। किसने किया था, हेनरी बेकुरल ने किया था रेडियो सक्रियता का आविष्कार। अब बात करें रेडियो सक्रियता के बारे में तो कुछ विशेष तत्वों व उनके यौगिकों से कुछ अदृश्य किरणें जो है स्वतः ही निकलती है। इन किरणों को क्या कहा जाता है, रेडियो एक्टिव किरणें या बेकुरल किरणें कहते हैं। किसी पदार्थ से स्वतः ही किरणें उत्सर्जित होते रहने की घटना को ही क्या कहा जाता है, रेडियो एक्टिवता कहते हैं। इसकी खोज सर्वप्रथम फ्रांसीसी वैज्ञानिक जो थे हेनरी बेकुरल, इन्होंने की थी। ठीक है दोस्तों, प्रमुख रेडियो एक्टिव तत्व की बात करें कौन कौन से हैं दोस्तों, वो है यूरेनियम, थोरियम, पोलोनियम, प्लूटोनियम। ये क्या है, रेडियो एक्टिव तत्व है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस तत्व की संयोजकता 3 है। ऑप्शन नंबर ए कार्बन, ऑप्शन बी एल्युमिनियम, ऑप्शन सी सल्फर, या ऑप्शन नंबर डी मैग्नीशियम। तो दोस्तों जो एल्युमिनियम होता है इसकी संयोजकता कितनी होती है, 3 होती है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। अब संयोजकता के बारे में बात कर ले तो तत्वों के परमाणुओं के परस्पर संयोजन करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, संयोजकता या वैलेंसी कहा जाता है। या किसी भी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में पाए जाने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजकता कहलाती है। नाइट्रोजन, एल्युमिनियम, क्रोमियम आदि की संयोजकता कितनी होती है, 3 होती है। ये आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्बनिक कार्बन यौगिकों का गलनांक आयनिक यौगिकों की तुलना में कम क्यों होता है। ऑप्शन नंबर है आयनिक आबंधों की उपस्थिति के कारण, ऑप्शन बी अणुओं के बीच क्षीण आकर्षण बल के कारण, ऑप्शन नंबर सी है सहसंयोजक आबंधों की उपस्थिति के कारण, या ऑप्शन नंबर डी अणुओं के बीच प्रबल आकर्षण बल के कारण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अणुओं के बीच क्षीण आकर्षण बल के कारण जो है ये कार्बन यौगिकों का गलनांक जो है आयनिक यौगिकों की तुलना में कम होता है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कार्बनिक यौगिक। तो कार्बनिक कार्बन यौगिकों का गलनांक आयनिक यौगिकों की तुलना में जो है कम होता है क्योंकि इनके अणुओं के बीच आकर्षण बल कमजोर होता है। इन्हें बाधित करने में ज़्यादा ऊर्जा नहीं लगती
इस प्रकार कार्बनिक अणुओं में कम गलनांक और क्वथनांक होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समूह 17 के तत्वों की संयोजकता खालिस्तान होगी। ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन नंबर डी 8। तो दोस्तों समूह 17 के तत्वों की संयोजकता जो होगी वो क्या होगी, 1 होगी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। अब संयोजकता की बात आ रही है तो बात कर लेते हैं संयोजकता की। संयोजकता एक संख्या है जो यह प्रदर्शित करता है कि जब कोई परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है या खोता है या साझा करता है जब वह अपने ही तत्व के परमाणु से या किसी अन्य तत्व के परमाणु से बंधन बनाता है। समूह 17 के तत्वों की संयोजकता 1 होती है। आवर्त सारणी के वर्ग 17 में स्थित कुल 5 तत्वों फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन को सामान्यतः हेलोजन कहते हैं। और सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किसमें होती है, तो वो होती है दोस्तों फ्लोरीन में। ये भी आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और हेलोजन परिवार के सभी तत्व जो होते हैं दोस्तों ये कौन से होते हैं, अधातु होते हैं। ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हेलोजन परिवार के सभी तत्व क्या होते हैं, अधातु होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दी गई अभिक्रिया में ऑक्सीकृत होने वाले पदार्थ का चयन कीजिए। 4Fe सॉलिड, 3O2 गैस, 2Fe2O3। तो इसमें ऑक्सीकृत होने वाला पदार्थ हमको बताना है। Fe होगा और Fe2O2 दोनों होंगे, Fe होगा या फिर Fe2O3 होगा या फिर O2 होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी Fe। जो ऑक्सीकृत होने वाला पदार्थ है वो क्या होगा, लोहा या सॉलिड। जो सॉलिड में है लोहा, ये होगा हमारा ऑक्सीकृत। अब इसकी बात कर लेते हैं क्यों। जो 4Fe सॉलिड 3O2 गैस में क्या बन के आ रहा है उत्पाद, 2Fe2O3 में ऑक्सीकृत होने वाला पदार्थ क्या है, Fe या लोहा है। ऑक्सीकरण वह रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसके फलस्वरूप किसी तत्व या यौगिक में विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं का अनुपात बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे पदार्थ कौन सा ऑक्सीकृत होगा, Fe जो है यहाँ पे ऑक्सीकृत होने वाला पदार्थ है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा तत्व तांबे से अधिक अभिक्रियाशील नहीं है। ऑप्शन नंबर ए Ag, ऑप्शन बी Zn, ऑप्शन सी Fe, ऑप्शन नंबर डी Pb। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए Ag या चांदी। चांदी जो है तांबे से अधिक अभिक्रियाशील नहीं होता है, जबकि लोहा जो है तांबे की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से दुर्बल अम्ल है। ऑप्शन नंबर ए HCl, CH3COOH, H2SO4, HNO3, H2CO3, H2SO4, SO3। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है CH3COOH, H2CO3 या फिर H2SO4, HNO3, H2CO3, HCl, CH3COOH, H2SO4, CH3COOH, H2SO4, HNO3 और H2CO3। तो हमको यहाँ बताना है दुर्बल अम्ल कौन सा है। तो दोस्तों दुर्बल अम्ल हो जाएगा हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए CH3COOH और H2CO3। अब बात करें दुर्बल अम्ल की, तो जो अम्ल जल या किसी अन्य विलायक में अल्प मात्रा में वियोजित होते हैं तथा न्यूनतम संख्या में हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जैसे CH3COOH एसिटिक अम्ल, H2CO3 कार्बोनिक अम्ल आदि क्या है, दुर्बल अम्ल, वीक एसिड के उदाहरण है। तो दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन जो हम आपके लिए लेके आए हैं। यहाँ से आपको दोस्तों डायरेक्टली क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा पल पल की अपडेट के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।